नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा वर्ग 6 के लिए है। गणित विषय में हम लोग सरल आकृतियों पर अपनी समझ और विकसित करेंगे। आज की कक्षा में हम सरल आकृतियों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनके माप के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, कैसे मापा जाता है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप अपने आसपास में बहुत सारी आकृतियों को देखते हैं, प्रतिदिन के जीवन में उसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो वैसी आकृतियाँ आज हम खास करके उन आकृतियों पर बात करेंगे जो द्विविमीय आकृतियाँ हैं, 2 डायमेंशनल हैं, जिसे हम अपने कागज़ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। ऐसी आकृतियों से हम घिरे पड़े हैं और पूर्व की कक्षाओं में आपने कई प्रकार की आकृतियों का ज्ञान हासिल किया है, जैसे 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज। आपने इसका चित्र भी बनाया है और इसके बारे में भली भांति जानते भी हैं। आज की कक्षा में हम और विस्तार से इन आकृतियों के मेजरमेंट की, माप की बात करेंगे। यदि हम आपको कहें कि बहुत सारी आकृतियों को यदि दे दिया जाए, उसमें से कौन से 2 आकृति हैं जो एक समान हैं, समान माप वाले हैं, हमें लगता है आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। चलिए कुछ चित्र हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ चित्र आ रहे हैं, आप जरा इन पर गौर फरमाएं। इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, 3 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, गोलाकार, कोण इत्यादि इत्यादि। इन आकृतियों में आपको पहचान करना है कि कौन सी 2 आकृतियां हैं जो एक समान हैं। हमें लगता है आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। क्या मिल रहा है आपको? बिल्कुल। वैसी 2 आकृतियों के ढूंढने के बाद यदि हम कहें कि क्या ये हूबहू बराबर है, मतलब क्या इनका मेजरमेंट यानी इसका माप भी बराबर है, तो वैसी आकृति जो 2 रेखाखंडों से बनी है उसका माप कैसे करेंगे? वैसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी है या 4 रेखाखंडों से घिरी है, उसे माप कर कैसे बताएंगे कि हूबहू उस आकृति के ये बराबर है। इस मेजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेखाखंड का माप समझना होगा। रेखाखंड का अर्थ आप समझते हैं बच्चों? बिल्कुल, रेखा का एक खंड। आपने पीछे की कक्षा में उस पर अच्छा खासा चर्चा किया है। रेखाखंड की माप करने से पहले आइए हम अंदाज लगाकर देखते हैं कि रेखाखंड में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। माप का तो मतलब यही है। तो आपके स्क्रीन पर 2 रेखाखंड दिखाई पड़ रहे हैं, एक का नाम है AB एवं एक का नाम है CD। आप जरा बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? बहुत आसानी से आपने देखकर पता कर लिया होगा। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। इसमें रेखाखंड AB की लंबाई रेखाखंड CD की लंबाई से अधिक है, ऐसे ही पता चल जाता है। लेकिन यदि हम आपको ऐसे 2 रेखाखंड दिखाएं जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अब यदि हम कहें कि इन रेखाखंडों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो ऐसे देखकर अंदाज लगा पाना शायद मुश्किल होगा आपके लिए। इसका सही माप पता करने के लिए हमें इसे मापना होगा। तो इन रेखाखंडों में एक निश्चित लंबाई होती है और इस निश्चित लंबाई को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए आप? बिल्कुल, आपके पास एक मैथमेटिकल टूल होगा जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आपका स्केल है, जैसा कि अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस स्केल में बच्चों, ऐसा स्केल आपके पास भी होगा आपके ज्यामितीय बॉक्स में। कहीं कहीं उसे औजार बॉक्स भी कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहा जाता है, ज्यामितीय बॉक्स कहा जाता है। इसमें देखिए एक तरफ सेंटीमीटर में और एक तरफ इंच में कुछ माप दिए गए हैं। आप जरा ध्यान दीजिए
जो भी सेंटीमीटर में या मीटर में है उसे भी 10 छोटे भागों में बांटा गया है। तो 1 सेंटीमीटर में अगर 10 भाग कर दें तब जो एक छोटा सा हिस्सा बचता है उसे हम मिलीमीटर के नाम से जानते हैं। अर्थात बच्चों 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है। अब इसी स्केल की सहायता से आप आसानी से किसी भी रेखाखंड को माप सकते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे रेखाखंड बने हुए हैं। आप अपने स्केल की सहायता से जरा उन रेखाखंडों को मापें और पता करें कि इनकी लंबाई कितनी है। फिर आप आसानी से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कौन से रेखाखंड बड़ा है एवं कौन सा रेखाखंड छोटा है। और जब बड़े छोटे की पहचान हो जाएगी, उसकी लंबाई मिल जाएगी, तो उसे आरोही क्रम में सजाना, अवरोही क्रम में सजाना इत्यादि कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में इसके लिए अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। रेखाखंडों की माप के लिए स्केल के साथ साथ आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखिए एक डिवाइडर दिया रहता है, वो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस डिवाइडर में 2 नोक नुकीला निकला रहता है। उस हिस्से से आप पहले रेखाखंड को माप लेंगे और बिना घटाए बढ़ाए उसे फिर स्केल पर रखेंगे। माप की शुरुआत हमेशा 0 से करेंगे, 1 से कभी नहीं कीजिएगा। जहां 0 अंकित होगा, एक हिस्सा आप 0 पर रखेंगे और दूसरा हिस्सा जहां तक जाएगा वो वहीं आपके लंबाई का माप होगा। तो इस प्रकार का प्रयोग, इस प्रकार की एक्टिविटी आप अपने खुद से, आप स्वयं से करें। आपके किताब में बहुत सारे रेखाखंड दिए गए हैं, या अपनी कॉपी पर आप आसानी से रेखाखंड ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल लीजिए और रेखाखंड ड्रॉ कीजिए। फिर उसको आप सिर्फ स्केल की सहायता से नहीं, अब डिवाइडर की सहायता से भी मापिए। डिवाइडर की सहायता से मापने पर आपको एकदम सटीक माप मिलेगा। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मापना है। डिवाइडर को पहले अपने रेखाखंड पर फैला लेंगे, फिर बिना घटाए बढ़ाए उसे स्केल पर रखेंगे। उसमें से एक जो नुकीला का हिस्सा है उसे 0 पर रखेंगे एवं दूसरे से पठन लेंगे कि यह कितना सेंटीमीटर या कितना सेंटीमीटर मिलीमीटर है या फिर कितने इंच का है। और इस प्रकार से जब आप रेखाखंडों का माप कर लेंगे तब आसानी से रेखाखंड की लंबाई, उसकी तुलना इत्यादि कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इन रेखाखंडों से बनने वाली जो आकृति है, सबसे पहले 2 रेखाखंड से बनने वाली आकृति पर हम विचार करेंगे। यदि 2 रेखाखंड किसी एक बिंदु पर मिल जाएं, तो उससे जो झुकाव बनता है उसे ही आप क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आप पूर्व परिचित हैं कोण से, और कोण आपने बनाया भी है बहुत प्रकार का। तो आइए आपके स्क्रीन पर एक कोण का चित्र दिया गया है। हम कहेंगे कि कोण का क्या परिभाषा होता है बच्चों? जब 2 किरण किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो उससे जो झुकाव बनता है उसे ही हम लोग कोण कहते हैं। दिए गए चित्र में आपका कोण है AOB, या इस कोण को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोण BOA। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां भी दोनों किरण मिल रहे हैं उस बिंदु को हमेशा बीच में पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। तो जब भी आप कोण को उसके नाम से पढ़ें या लिखें तो ये ध्यान रखें कि दोनों किरणों का जो मिलन बिंदु है उस बिंदु को हमेशा बीच में रखें। अर्थात इसका नाम एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, कोण AOB, या इस कोण का और नाम होगा कोण BOA। जब आपने रेखाखंडों को माप लिया है तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन कोणों को हम कैसे मापेंगे? रेखाखंड को तो स्केल की सहायता से, डिवाइडर की सहायता से हमने माप लिया है। यदि ऐसे कोई कोण आ जाएंगे तो कोण तो रेखाखंड की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ये एकदम स्पष्ट हो लीजिए पहले, कोण का मान रेखाखंड की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। OA की लंबाई कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोण AOB के माप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। माप पर कैसे फर्क पड़ता है? उसके झुकाव से।
उसके फैलाव से। यदि उसका फैलाव बढ़ेगा, एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो कोण का मान भी बढ़ेगा। और यदि एक्सपेंशन कम होगा, फैलाव कम होगा, झुकाव कम होगा, तो उसका मान भी छोटा होगा। तो आखिर इसे मापने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं? यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ कोण दिए गए हैं। जरा अब आप बताइए इसमें कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। बिल्कुल आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। चित्र 3 की यदि हम बात करें तो यहाँ जो कोण का फैलाव है चित्र 4 की अपेक्षा कम है। अर्थात चित्र 3 का जो मेजरमेंट होगा, माप होगा, वह चित्र 4 से कम होगा। यदि आप चित्र 5 पर देखें तो उसका फैलाव बढ़ा है या घटा है? बिल्कुल सही बच्चों, और अधिक बढ़ गया है। तो इस स्थिति में कोण का मान क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से फैलाव बढ़ता जाएगा उस प्रकार से कोणों का माप भी बढ़ेगा। तो इसके मेजरमेंट के लिए, इसके माप के लिए आपके ज्यामितीय बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक और टूल है, एक और इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा? उसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टर। कहीं कहीं उसे चांद भी कहा जाता है। क्या इस आकृति का कोई टूल आपने अभी तक देखा है? बिल्कुल देखा होगा। आपके पास ज्यामितीय बॉक्स उपलब्ध है, उसमें आप देखेंगे तो ऐसा कोई सामान आपको दिखेगा आधा वृत्त में। यह जो सामान है इसे ही प्रोटेक्टर या चांद कहते हैं। इस पर भी देखिए संख्याएं अंकित हैं। एक तरफ 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते 180 तक अंकित है। और ऊपर में जो लिखा हुआ है उधर से उल्टी दिशा में भी शुरू है, 0, 10, 20, 30, 40 और इसी प्रकार से 180 तक। अर्थात आपको जो चांद दिया गया है इसकी सहायता से आप 180 डिग्री तक के कोण को आसानी से माप सकते हैं। अब प्रश्न है कि कोणों को हम कैसे मापेंगे? इसके लिए आइए हम आपको एक और टूल दिखाते हैं कोण के फैलाव को और इसके माप को समझने के लिए। इसके लिए मेरे पास देखिए एक टूल है। इसमें चांद पहले से लगा हुआ है। क्या बच्चों आप देख पा रहे हैं इसे? प्यारे बच्चों, हमारे हाथ में अभी एक टूल है। बिल्कुल ये दोनों किरण को दिखा रहा है, कोण बनाने वाली भुजाएं हैं एवं एक चांद है। आपके पास चांद जो 180 डिग्री का कोण बताता है, हमारा चांद पूरे 360 डिग्री का कोण माप सकता है, मेजर कर सकता है। इससे हम कोण का फैलाव बढ़ा और घटा सकते हैं। ये देखिए इस स्थिति में क्या हो रहा है बच्चों? कोण का फैलाव कम रहा है। इसका फैलाव जैसे ही बढ़ाएंगे तो कोण का जो मान है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40 और यहाँ आकर के सीधे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यदि इसे हम और फैला दें तो देखिए इस कोण का मान क्रमशः बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से और बढ़ गया। आप चाहें तो इससे भी बड़ा कोण और अधिक फैलाव करके बना सकते हैं। इन कोणों के मान के आधार पर कोणों का नामकरण भी किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम दिखा रहे थे आपको कि कोण का फैलाव बढ़ने से उसके मान में परिवर्तन होता है। फैलाव जितना अधिक होगा मान उतना ही अधिक होगा। और ये जो आप चांद में लाइनिंग देख रहे हैं बीच में, कोण का एक किरण इस पर और दूसरा किरण जहाँ जाएगा वहाँ से हम कोण का माप लेते हैं। इसको समझने के लिए आइए हम स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है उसे जरा ध्यान से देखें। एक कोण है हमारे पास AOB, इसका माप करना है। आप क्या करेंगे कि जो O है उसे हम लोग चांद के ठीक बीचों बीच जो बिंदु है उस पर रखेंगे और एक किरण जो A है उसे चांद के सबसे नीचे जो सरल रेखा दिख रही है उस पर रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किरण B जिसे लाल रंग से दिखा रहे हैं चांद में, वह कहाँ पड़ रहा है। अब देखिए
उसका मान 10, 20, 30, 40 और 50 डिग्री का मान हो गया है। इस प्रकार आप कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं। फैलाव बढ़ते जाएगा, कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। ये विशुद्ध प्रैक्टिस का चीज़ है। आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, विभिन्न प्रकार के कोण जो आपके किताब में बने हुए हैं वहाँ अपने प्रोटेक्टर को ले जाइए, चांद को ले जाइए और उसकी माप ज्ञात कीजिए। जितना अधिक प्रयास करेंगे उतने अच्छे से आपको कोण की माप ज्ञात करनी आ जाएगी। और जब आप कोण की माप को ज्ञात कर लेंगे बच्चों, तो उसी के आधार पर आप पूर्व की कक्षा में भी पढ़े होंगे कोणों का नामकरण। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ कोण दिए गए हैं। आप प्रोटेक्टर की सहायता से, चांद की सहायता से इन कोणों की माप ज्ञात करें, जिसमें ध्यान रखें कि O जो है वो ही दोनों किरण का मिलन बिंदु है। सबसे पहली स्थिति में आप देखेंगे तो OA और OB दोनों किरण एक ही पर पड़ रहा है, एकदम एक ही रेखा पर दोनों है। तो इस स्थिति में क्या आपको कोई झुकाव, कोई फैलाव दिखता है? यदि नहीं दिखता है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में इस कोण का मान हम कहेंगे कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। और यदि आप दूसरी स्थिति में देखें तो यहाँ कोण का माप थोड़ा फैलाव हो गया है, और जब थोड़ा फैलाव हो जाएगा तो आप इसे माप सकते हैं। ये 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम में कोई मान आएगा। आप खुद से इसे मापिए, ये आप पर छोड़ते हैं। ऐसा कोण आपके पाठ्य पुस्तक में बना हुआ है। अगली स्थिति में आप देखेंगे कि हमारा Q जो बिंदु है दोनों किरणों का मिलन बिंदु है। तो Q पर चांद का जो बीच का स्थिति है वो रखें और कोण को मापें। इस कोण को मापने से आपको कोण की माप 90 डिग्री आएगी। आप करके देखें। अगली स्थिति में और भी जो कोण बने हुए हैं इन कोणों का भी आप माप ज्ञात करें एवं उसे अंकित करें कि कौन कितने माप का है। इतना अभ्यास कर लेने के बाद बच्चों विभिन्न प्रकार के कोण आपने देखे। आप जान गए होंगे कि कोण का माप 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का हो रहा है। उस आधार पर इन कोणों का नामकरण किया गया है। ध्यान दीजिए, अभी आपके स्क्रीन पर कुछ कोण के नाम एवं उनके चित्र दिए गए हैं। आप पहले भी इन कोणों की जानकारी पूर्व की कक्षा में ले चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए हम लोग तेजी से एक बार दोहरा लें। सबसे पहले बात करते हैं शून्य कोण की। इसके पहले वाले चित्र में भी आपने देखा था ऐसा कोण जिसकी दोनों किरणें एक ही सरल रेखा पर पड़ रही हो। उस स्थिति में उनका फैलाव ही नहीं होता है, उसमें कोई झुकाव ही नहीं है, तो हम कहेंगे कोण तो है लेकिन इसका मान शून्य है, क्योंकि घूर्णन शून्य है। एक किरण दूसरे किरण के सापेक्ष नहीं घूम रहा है, घूमने का मान शून्य है। तो जिस कोण की माप शून्य हो उसको बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हों, उस स्थिति में उस कोण को हम लोग शून्य कोण के नाम से जानते हैं। आइए अगली स्थिति पर। अगली स्थिति में जो कोण है उसका माप शून्य कोण से अधिक हो गया। 0 डिग्री से यदि अधिक हो और ठीक 90 डिग्री से कम हो, तो उस स्थिति में वैसे कोण को हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। इस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक होता है एवं 90 डिग्री से कम होता है। अर्थात 5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 25 डिग्री, 30, 40, 50, 45, 80, 85, 89 ये जितने भी मान होंगे कोण के, इन सब को हम लोग न्यून कोण के कैटेगरी में रखेंगे। यदि कोण की माप बढ़ते बढ़ते पूरे 90 डिग्री हो जाए, अर्थात कोण बनाने वाली जो किरणें हैं एक दूसरे पर लंबवत हो जाए, एकदम एक पड़ा हुआ और एक सीधा खड़ा, तो इस स्थिति में बनने वाले कोण को हम समकोण के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा समकोण कैसे कोण को कहेंगे, तो क्या कहेंगे बच्चों? ठीक 90 डिग्री बनाने वाले कोण को समकोण कहते हैं। और इसका शकल, इसका आकार कैसा होगा? एक किरण बिल्कुल पड़ा हुआ और एक किरण एकदम सीधा खड़ा हुआ,
यानी एक दूसरे के लंबवत। यदि कोण का फैलाव और अधिक बढ़ा दें, 90 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ा दें, तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा उस कोण का नाम हम लोग देते हैं अधिक कोण। यह जो कोण है अधिक कोण, इसकी माप 90 डिग्री से ज़्यादा होती है एवं 180 डिग्री से कम होती है। यानी 90 से बड़ा एवं 180 से छोटा जो भी माप होंगे, 91, 92, 98, 100, 105, 110, इस प्रकार का जो भी मान होगा, 170, 175, 179, इन सारे कोणों को हम अधिक कोण की श्रेणी में रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, 90 डिग्री के कोण को समकोण, उससे कम माप वाले को न्यून कोण, और घटते घटते यदि फैलाव हो ही नहीं, घूर्णन हो ही नहीं, तो उसे शून्य कोण, और जिस कोण का मान 90 डिग्री से भी अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, वैसे कोण को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। यदि फैलाव होते होते दोनों किरणें मिलकर एकदम एक सरल रेखा बना ले, एकदम सीधी हो जाए, इतना अधिक फैलाव हो जाए, तो इस स्थिति में जो कोण बनेगा उसे हम लोग सरल कोण के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम है ऋजु कोण। इस कोण का माप होता है 180 डिग्री। सरल कोण या ऋजु कोण का माप क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। इसमें जो कोण बनाने वाली दोनों किरणें हैं एकदम एक दूसरे के सिद्ध में आ जाती है और एक सरल रेखा का निर्माण करती है। अब देखिए, कोण का जो माप है इसका जो फैलाव पर निर्भर कर रहा है। यदि इसे और अधिक फैला दें, अर्थात इसके मान को यदि 180 से भी अधिक कर लें, तो इस स्थिति में जो कोण बनता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण के नाम से जानते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण की। वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो वैसे कोण को हम प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, दो किरण OA एवं OB की सहायता से जो कोण बना है उस कोण का मान वहां लिखा गया है 210 डिग्री। 180 से भी अधिक हो गया, तो 180 से अधिक का मतलब 185, 90 जो भी कोण आ रहा है, 355, 50, 360 से कम तक, उन सभी कोणों को हम प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण के नाम से जानते हैं। यदि आप अपनी नोटबुक के साथ बैठे हैं तो आप नोट भी करते चल सकते हैं कि किस कोण का क्या नाम है। यदि कोण का जो फैलाव है, किरणों का जो घूर्णन है, घूमते 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 पुनः से पूरा एक चक्कर लगा करके फिर से दोनों किरणें एक जगह आ जाएं, तो इस स्थिति में कोण का घूर्णन पूर्ण हो चुका है, पूरा एक चक्कर लगा लिया है, तो इस स्थिति में हम इस कोण का नाम देते हैं पूर्ण कोण। और जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा बच्चों, तो कोण की माप कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री। अर्थात वैसा कोण जिसको बनाने वाली किरण घूम करके पूरा एक चक्कर लगा ले, अर्थात 360 डिग्री का कोण बना ले, तो हम उसे कहते हैं पूर्ण कोण। आशा है बच्चों आप कोण के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल किए होंगे। आप कोण को पहले से भी पहचानते हैं। आज हमने एकदम शून्य कोण से शुरू किया। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, पुनर्युक्त कोण एवं पूर्ण कोण। तो इन कोणों का नाम एवं उसकी माप कहाँ से कहाँ तक है, ये आप अपने नोटबुक पर जरूर नोट कर लेंगे। जब आपको कोणों की समझ हो गई है, कोणों के माप के आधार पर आप उसका वर्गीकरण कर पा रहे हैं। यदि कोई कोण 200 डिग्री का है तो बताइए वो किस कैटेगरी में जाएगा, किस क्लासिफिकेशन में जाएगा? अब 200 का मतलब 180 से भी अधिक और 360 से कम, तो इस स्थिति में उस कोण का हम लोग क्या नाम देते हैं? पुनर्युक्त कोण। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही आप कोणों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना है
रेखाखंड की माप, रेखाखंड की तुलना करना एवं साथ ही साथ कोणों को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं एवं माप के आधार पर कोणों का वर्गीकरण एवं उसके आधार पर कोणों का नामकरण। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही जानेंगे। आशा है आप नोटबुक पर कुछ कुछ नोट किए होंगे, एक बार जरूर दोहरा लेंगे। तो इसके आधार पर हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो और भी नई जानकारियों के साथ मिलेंगे एवं इससे संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। आशा है बच्चों आपको क्लास मज़ेदार लगा होगा एवं समझ में भी आया होगा। तो खूब अधिक प्रयास करते रहिए, खूब अधिक अभ्यास करते रहिए एवं खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलते हैं नई कक्षा में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।